हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी की और फर्स्ट पेपर के रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पूरा सिलेबस डेस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से दिया जाएगा। तो आज हम बात करते हैं जो ज्योग्राफी का सेट है, जिसको हम प्रैक्टिस सेट बोलते हैं। प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का इससे पहले मैं टोटल 4 प्रैक्टिस सेट और बना चुका हूँ। आप इनकी PDF भी ले सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 49 है। कथन ए, बिग बैंग सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का कोई आरंभ था। कथन आर, समस्त ब्रह्मांड का पदार्थ एक छोटे गोलक पर केंद्रित था जिसमें भीषण विस्फोट हुए। उसके बाद ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों कथन सही हैं। दोनों तथा आर एक की सही व्याख्या है। आर एक की सही व्याख्या है। उसके बाद ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत और आर सही है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये दोनों कथन सही है या नहीं है। सबसे पहले हमें दोनों कथनों का नॉलेज होना चाहिए कि जो दोनों कथन दिए हुए हैं वो दोनों कथन सही है या गलत है। यदि हमें उन दोनों कथनों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हम ये क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर पहले कथन के बारे में देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का कोई आरंभ था। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद जो कथन दूसरा है, समस्त ब्रह्मांड का पदार्थ एक छोटे गोलक पर केंद्रित था जिसमें भीषण विस्फोट हुआ। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। साथ ही साथ जो आर है जिसको हम यहाँ पर रीजन बोलते हैं, कारण बोलते हैं, वो एक ही व्याख्या कर रहा है। जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का कोई आरंभ था क्योंकि समस्त ब्रह्मांड का पदार्थ एक छोटे गोलक पर केंद्रित था जिसमें भीषण विस्फोट हुए। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का कोई आरंभ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो वो है रीवा। कौन सा शहर है? रीवा शहर है जो IST के निकटतम है। इन 4 शहर हैं, एक सागर है, उज्जैन है, होशंगाबाद है और रीवा। इनमें जो रीवा है वो भारतीय मानक समय के जो देशांतर है उसके निकटतम स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है लद्दाख का पठार, दूसरा है अमेरिका का अल्पेशियन, और तीसरा है नन ऑफ दीज, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका का अल्पेशियन पठार। जो क्षेत्र है अमेरिका का अल्पेशियन क्षेत्र है वो उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है नेक्स्ट में। इसमें सम्मिलित करना है हमें, जिसमें हमारे सामने टोटल 2 लिस्ट हैं, एक है लिस्ट फर्स्ट और एक है लिस्ट सेकंड। जो लिस्ट फर्स्ट है इसमें ये टोटल 4 ऑप्शन है, A B C D, और जो लिस्ट सेकंड है उसमें 1 2 3 4। हमें इनको आपस में सम्मिलित करना है। सबसे पहले हम डेविस को करते हैं। डेविस ने क्या किया था? पेनी प्लेन दिया था। उसके बाद हम करते हैं एल सी किंग महोदय ने क्या किया था? पैडी प्लेन दिया था। उसके बाद थॉमस महोदय ने एच प्लेन दिया था, और क्रिकमैन ने पेन प्लेन दिया था। जो क्रिकमैन महोदय थे उन्होंने पेन प्लेन दिया था। एक बार मैं इसको दोबारा, तो जो क्रिकमैन महोदय थे उन्होंने पेन प्लेन दिया था। देखो, इसको मैं आपका जो कंफ्यूज है उसको रिमूव करते हुए बिल्कुल सही ढंग से समझा रखा हूँ अपनी जो डेस्क्रिप्टिव क्लास है उसमें। तो आप वहाँ पर जाके जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हो, बहुत ही सही ढंग से समझ में आ जाएगा। तो इसका ये सही मिलान था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 कि वायु की नमी धारण क्षमता और उसकी वास्तविक आर्द्रता में अंतर को संतृप्ति न्यूनता कहते हैं।
संतृप्ति न्यूनता कहते हैं। देखो संतृप्ति न्यूनता। उसके बाद कथन में जो सेकंड है वो है संतृप्त तक पहुंचने के लिए वायु को जिस ताप तक शीतित किया जाता है, शीतित का मतलब ठंडा किया जाता है, उसे हम ओशांक कहते हैं। देखो ओशांक का मतलब क्या होता है, वह टेम्परेचर जहाँ पर जो जल है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है, उस टेम्परेचर को, कि वह टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी द्रव जल ठोस में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम ओशांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 53 है इसमें दोनों बातें बिल्कुल सही है। जो संतृप्ति न्यूनता है वो बात भी बिल्कुल सही है और ओशांक है वो बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, कि पहली और दूसरी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, वायु की आर्द्रता का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है निद्रव वायु दाबमापी, दूसरा है वात दिग्दर्शी, तीसरा है अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी और चौथा है आर्द्र तथा शुष्क बल्ब। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि वायु की आर्द्रता का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑप्शन ए है निद्रव वायु दाबमापी, दूसरा है वात दिग्दर्शी, तीसरा है अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी और चौथा है आर्द्र एवं शुष्क बल्ब। तो यहाँ पर वायु की आर्द्रता का मापन करने के लिए हम आर्द्र एवं शुष्क बल्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? आर्द्र एवं शुष्क बल्ब का प्रयोग करते हैं। ये मैंने पढ़ा चुका है आराम से, बिल्कुल डिटेल से। इसका जो ग्राफ था वो ग्राफ बना के और मैंने बिल्कुल समझा दिया, तो आप इसको जाके वहाँ देख लेना। उसके बाद होता है सागरीय जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक। देखो लवणता, इसको हम इंग्लिश में सैलिनिटी बोलते हैं। लवणता क्या होता है? इसको नियंत्रित करने वाले कारक तापमान है, वर्षा है, तीसरे नंबर पर नदियों का जल है, चौथे पर वायुदाब एवं पवन है और पांचवें पर सागरीय जल की गति है। तो हमें इनमें से पता चलाना है कि कौन से तत्व हैं जो सागरीय जल की लवणता को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले लवणता के बारे में बताऊंगा आपको मैं, लवणता क्या होती है। कि जो जल होते हैं उसमें जो खारापन होता है उसे ही हम लवणता कहते हैं। कि जल में जो खारापन होता है उसको हम लवणता बोलते हैं। अब वो जो खारापन है वो किस किस से प्रभावित होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो खारापन या लवणता प्रभावित होती है। तो पहला होता है तापमान, इससे भी प्रभावित होता है। दूसरा है वर्षा, उससे भी प्रभावित होता है। तीसरा है नदियों का जल, इनसे भी प्रभावित होता है। चौथा है सागरीय जल की गति, इनसे भी प्रभावित होता है। वायुदाब एवं पवने, इनसे भी प्रभावित होता है। देखो जो तापमान और लवणता, इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, समान संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उसी तरीके से लवणता बढ़ेगी, क्योंकि तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है और वाष्पीकरण बढ़ने पर लवणता बढ़ती है। दूसरी ओर वर्षा में और लवणता में अपोजिट संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। वर्षा की मात्रा अधिक होने पर या वर्षा के जल की मात्रा अधिक होने पर लवणता में गिरावट आती है। उसके बाद तीसरा है नदियों का जल। यदि नदियों के जल की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, लवणता घटती है, और यदि नदियों की जल की मात्रा घटती है तो लवणता बढ़ती है। सागरीय जल की गति, सागरीय जल की गति से मतलब क्या होता है कि सपोज दैट एक ये क्षेत्र है जहाँ पर लवणता अधिक है और दूसरा ये क्षेत्र है जहाँ पर लवणता कम है। अब यहाँ से कोई जल इस दिशा में फ्लो हो रहा है, बिल्कुल इस तरीके से अधिक लवणता से कम लवणता की ओर जल फ्लो हो रहा है, बह रहा है। तो क्या होगा, इस क्षेत्र की लवणता कम हो जाएगी और इस क्षेत्र की लवणता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इसके जो पांचों के पांचों ऑप्शन है वो बिल्कुल लवणता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि क्यूरोसियो एक क्वेश्चन धारा है जो, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो क्यूरोसियो जलधारा है उसको क्यूरोसियो जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरोसियो जलधारा भी बोलते हैं। ये एक गर्म जलधारा है और प्रशांत महासागर की जलधारा है, जो कि स्पेशली उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। किसकी है? उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा। जैसे मैं डायग्राम से समझाऊं, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से ये जो उत्तरी भूमध्य रेखीय जो जलधारा है वो प्रभावित हो रही है। ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा है। अब ये जब ऊपर प्रशांत जो एशिया का जो पश्चिमी पूर्वी तट है,
एशिया का जो पूर्वी तट है इससे टकराकर ये जलधारा उत्तर की ओर प्रभावित होती है और इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूरोसिओ जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्यूरोसिओ जलधारा बोलते हैं। अब ये कहाँ प्रभावित होती है, ये देखो फिलीपींस तो यहाँ पर है। फिलीपींस क्या होता है, बिल्कुल नीचे है फिलीपींस, इससे भी नीचे है, जापान के पास में, थोड़ा नीचे है जापान से। जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है इसके आसपास है फिलीपींस। और जापान बिल्कुल एशिया के मिड में, चाइना के जस्ट राइट साइड में जापान के, चाइना के जस्ट राइट साइड में जापान है। तो जो क्यूरोसिओ जलधारा है वो फिलीपींस से जापान की ओर प्रभावित होती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। देखो इसमें क्या है, कथन ए है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुवों की ओर, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित होती हैं। क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होने वाली, जैसे बिल्कुल इस डायरेक्शन में, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होने वाली धाराएं अपने दाहिनी ओर प्रभावित होती हैं। क्या होती है, दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। दूसरा है आर कथन, कारण क्या है इसका, जिसको आर बोलते हैं हम, यह पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण होता है। तो ये दोनों कथन भी सही हैं और इसमें जो आर है, जो कारण है, वो इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर तथा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण होता है। इसलिए ये महासागरीय धाराएं दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिस्टम से इनकी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनकी व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पर कथन ए दे रखा है। कथन ए, पिट मिट्टी में जीवाणु की क्रिया नहीं होती है। कारण है जल जमाव के कारण इस मिट्टी में CO2 का अभाव होता, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। जल जमाव के कारण इस मिट्टी में ऑक्सीजन का अभाव रहता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। देखो, पिट मिट्टी में जीवाणु की क्रिया नहीं होती है क्योंकि जल जमाव के कारण इस मिट्टी में ऑक्सीजन का अभाव रहता है, और जब ऑक्सीजन का अभाव रहता है तो जो जीवाणु होते हैं वो क्रिया नहीं कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? देखो, विश्व का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है भारत। भारत है जो विश्व का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। यदि भैंस के आधार पर देखा जाए, बैफेलोज के आधार पर देखा जाए कि भैंस का सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो है भारत। और यदि गायों के बेस पर देखा जाए कि गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो है अमेरिका। देखो, ओवरऑल दूध उत्पादन करने वाला फर्स्ट देश भारत, गायों को से सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है अमेरिका, और भैंसों से सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन करता है? भारत। दूध का सर्वाधिक उपयोग कौन सा देश करता है? भारत। दूध का सर्वाधिक उपयोग भारत करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, बुशमैन हॉटेंटोट प्रजाति किस प्रजातीय वर्ग से के अंतर्गत आती है? कि बुशमैन हॉटेंटोट प्रजाति किस प्रजातीय वर्ग के अंतर्गत आती है? तो वो है निग्रोइड। किसके अंतर्गत आती है? निग्रोइड के अंतर्गत आती है। जो अफ्रीका की प्रजाति है बुशमैन और हॉटेंटोट, जो बुशमैन जनजाति है वो काला हरी मरुस्थल में रहती है, और जो हॉटेंटोट होती है वो सारा मरुस्थलीय क्षेत्र में रहती है। बुशमैन काला हरी मरुस्थलीय क्षेत्र में और हॉटेंटोट सारा मरुस्थलीय क्षेत्र में रहती हैं, जो कि अफ्रीका की प्रजाति है। और मुख्यतः अफ्रीका में निग्रोइड प्रजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? निग्रोइड पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है? कि कश्मीर को शेष भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां, वोल्वा धुरा दर्रा निम्न में से किस किस को जोड़ता है?
वालवा, धुरा, दर्रा निम्न में से किस किस को जोड़ता है? जम्मू को तिब्बत से, सिक्किम को तिब्बत से, कुमायूं को तिब्बत से, कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुमायूं को तिब्बत से। कि जो वालवा धुरा दर्रा है, वालवा धुरा दर्रा कौन सा है? वालवा धुरा दर्रा, जो कि कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां, कौन सा सम्मिलित है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6, राष्ट्रीय बांस मिशन 2000 से 2001 तक, राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना 2012, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो हमें इनमें सम्मिलित करना है कि यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित है, कौन सा बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो 2000 से 2005 में लगा था। कब लगा था? 2000 से 2005 में लगा था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए ज्योग्राफी के। और यदि आपको इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस की PDF लेनी है तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो सकते हो, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल सिस्टम से दे दूंगा, बता दूंगा सारी चीज़ें। और आप मेरे से चैट कर सकते हो, जिससे आप जो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स देखने के लिए, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और प्रेजेंट टाइम में आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन है, लेकिन अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाई को बनाए रखें। थैंक्स देखने के लिए, बाय।